आप बस ठीक बस है? हम बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? बहुत लॉकडाउन में बढ़िया। समय कैसा बीत रहा है आपका? अभी तो घर पे ही बीत रहा है बस। जो है आदमी कॉलिंग ऑनलाइन ये सारी चीजें देख रहा है। बहुत क्वेरीज आ रही है बच्चों की, पेरेंट्स की, कि तो एडमिशन का सब्जेक्ट क्या रहे। वीडियो जो हमारे यूट्यूब पे या फेसबुक पेज पे आपको मिलेगा, वहां पे जो जी होंगे जी। उनका मैं परिचय करा दूं सफदर जी का। सफदर जी जो है वो एडमिशन काउंसलर हैं, स्काईलाइन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन हेड भी हैं, और कुछ निजी प्रतिष्ठित संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो सफदर जी, आपका स्वागत है हमारे साथ लाइव बातचीत में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सब जी, कुछ कई सवाल आए हैं व्हाट्सएप पे, मेल पे। कुछ बच्चों ने अलग अलग माध्यमों से सवाल पूछे हैं हमसे और ग्रेनो न्यूज से। तो हम जी उसका जी। शुरुआत करें। उससे पहले एक सवाल होगा कि जो कोरोना संकट से जो एडमिशन प्रक्रिया में जो बदलाव आया है, वो बदलाव कैसा है? देखिए, अभी जो बदलाव आया है अचानक से, बिल्कुल ही न्यू चीज आई है हमारे जिंदगी में। पूरी जिंदगी में कभी हमने देखी नहीं है ये चीजें। बिल्कुल ही न्यू आया है। तो बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया हम लोगों को, खासकर क्योंकि एडमिशन सेशन स्टार्ट हो रहा है। बच्चे एग्जाम दिए हैं, कुछ बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि हम एंट्रेंस देंगे, जेई मेंस, जेई एडवांस देंगे, यूपीएससी देंगे। बट सारी चीजें सोची समझी, जो सोच के प्लान करके चल रहे थे, वो सारी कैंसिल हो गई हमारी। कैंसिल हो अभी गई। ये है कि ऐसा नहीं है कि ये कैंसिल ही रहेगा। डेट एक्सटेंड हुआ है, बट एज इट इज जैसे पहले हुआ था वैसे ही होगा। बच्चों को तो ये अभी चाहिए, अभी जो है, जी जी बताएं, जी बोले। बच्चों को ये चाहिए कि पेशेंस रखें, अपनी तैयारी करें, और जैसा वो प्रीवियस में करते आए कंटिन्यू अभी भी करें। लेट हुआ है 10 दिन, 15 दिन, एक महीना, फिर इसके बाद स्मूथ हो जाएगा मामला। सफदर जी, आप लोग के पास जानकारियां होती हैं, आप ये बताएंगे कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी ट्वेल्थ के इंटरमीडिएट के परिणाम नहीं आए हैं बच्चों के, या बस कौन एक ही कौन से राज्य ऐसे राज्य जहां जिनके आया, आगे? एक ही राज्य जहां का आया है, बिहार बोर्ड का आया है। अच्छा अच्छा, बिहार बिहार बोर्ड का रिजल्ट एग्जामिनेशन आ बोर्ड। गया है, बाकी दूसरे जी। बोर्ड का नहीं आया है। और अभी हाल ही में यूजीसी ने गाइडलाइन जारी किया है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, प्रकाश डालें कि क्या है वो एक्चुअली गाइडलाइंस, किस तरीके का क्या है? एक्चुअली यूजीसी के पास भी बहुत क्वेश्चन जा रहे थे, यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से। हम लोग भी परेशान थे, फिर बच्चों के अपने पेरेंट्स की क्वेरी जाती थी, सारी चीजें। यूजीसी ने गाइडलाइंस इसलिए दिया है कि 1 सितंबर से न्यू बैचेज स्टार्ट होंगे। इट मीन्स कहीं जी। ना कहीं कॉलेज, पेरेंट्स, स्टूडेंट ना घबराएं कि ये सेशन हमारा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ये सेशन जी। चलेगा, एज इट इज चलेगा, जैसे प्रीवियस में चलता आ रहा है। पहले जी। जुलाई एंड में सेशन स्टार्ट हो रहे थे, बस ये है कि सितंबर में स्टार्ट होगा। 1 सितंबर से सेशन सितंबर में स्टार्ट सेशन होगा। स्टार्ट होगा। जी, ये सेशन नए ईयर स्टार्ट के होगा। बच्चों के लिए, और जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में है उनके लिए क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रक्रिया हाँ, होगा? उनका अगस्त में सेशन स्टार्ट हो जाएगा, उन बच्चों का। उनका उनके अगस्त से एग्जाम सेशन भी, स्टार्ट हो। हाँ, उनके एग्जाम उसके पहले हो जाएंगे, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे जैसे भी हो, उनके फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम हो जाएंगे, इवन सेमेस्टर। हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हैं, कौशल, आसिफ। अगर आप लोगों का भी कोई सवाल हो तो आप अपने कमेंट के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। अब जो है, अभी आपने जेई मेंस का और एडवांस का अभी आपने जिक्र जी किया, तो कुछ जी। जी, सवाल आए हैं हमारे पास कि जेई मेंस एडवांस का कोई संभावित कोई ऐसा तिथि आप बता सकते हैं? ऐसे तो इस समय में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया जा सकता, लेकिन कोई ऐसा एक्चुअली संभावना कि किस तरीके का होगा, कैसा होगा, कब होगा, कोई संभावना ऐसा? एक्चुअली एक डेट डिसाइड किया गया था एक्सटेंड करके, कि मई में हम 17 मई को एग्जाम कराएंगे, जी। जेई एडवांस का। बट वो पॉसिबल अभी दिख नहीं रहा, इसलिए उस डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। और न्यू डेट बहुत ही जल्दी अपनी साइट पे ये जारी कर देंगे। जी। बिल्कुल। वो जो डेट होगा, मे बी, हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करिए कि वो फाइनल डेट होगा, उस डेट में एग्जाम होंगी। बस एक हमें। सवाल लाइव ले लेते हैं। एक लाइव नकीब अहमद हैं, अगर मैं सही बोल रहा हूं इनका नाम तो। हाँ हाँ इनका एक हाँ। सवाल जी। है, फाइनल ईयर का एग्जाम कब होगा? अच्छा, हाँ, फाइनल ईयर का एग्जाम जो है ये जुलाई में पॉसिबल है, मे बी ऑनलाइन ही हो। मे भी ऑनलाइन हो? कैसा होगा जी जी। ऑनलाइन? मतलब क्या बच्चों को फिर कहीं लैब में तो जाना होगा? क्या प्रोसेस क्या होगा उसका? एक
लैब बनेगा जहां सैनिटाइज लैब होगा, जहां ज्यादा लोगों की नहीं होगी, एक डिस्टेंस पे, क्योंकि अगर हम ऑफलाइन एग्जाम करते हैं मे बी उसमें जी बच्चों का कोड जनरेट हो कि बच्चे अपने होम से ही दे दे, कैमरा वगैरह लगा के, बहुत सारी चीजें मे बी हो सकती है। लेकिन जी। जुलाई में ये टारगेट लेके चल रही है कि क्योंकि हम एग्जाम ले लें। जुलाई में एग्जाम हो जाएगी। हाँ, और ये नहीं कह जी, सकते हैं कि 100% ऑनलाइन ही होगा, टफ है ऑनलाइन मैनेज करना बच्चों को। संभावना है। जी हाँ हाँ, जी। लेकिन संभावना है ताकि सेशन को हम स्मूथली चला सकें। ओके ओके। तो दूसरा दूसरा जो है, एग्जाम की तैयारी करेंगे, नहीं कि छुट्टी है कोविड-19 की वजह से तो पढ़ाई भी छूट गई, ऐसा ना सोचे बच्चे बिल्कुल ही। ये ज्यादातर बच्चे जो हैं ग्रेटर नोएडा नोएडा में जो हैं बच्चे इस पे यूपीएस डबल का जो एग्जाम होता है उसके थ्रू भी आते हैं। तो आप इस हाँ पे हाँ, दो चीज बताएं, थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में बता दें आप कि इसका एग्जाम का कोई संभावना कि कब तक होगा, और अगर एग्जाम नहीं भी होता है तो एडमिशन की प्रक्रिया अभी क्या चल रही है या आगे कैसे होगी। देखिए पहले बात मैं बता दूं, एक तो एग्जाम का जो डेट डिसाइड हुआ था 10 में था, आपको भी पता है, जी जेई ये यूपीएससी का। उसके बाद जी वो जी डेट हमने पूरी तरह कैंसिल कर दी गई है, जी क्योंकि ग्रेटर नोएडा हॉट स्पॉट बहुत सारे बन गए हैं, आपको भी पता है, ये कितने यूपी में भी बहुत हॉट स्पॉट है। और हम जी जी अभी सरकार कोविड-19 से मैक्सिमम कंट्रोल पा लें, जी ताकि बच्चे जोन में ना लाए। जी तो इसलिए ये डेट एक्सटेंड की गई है, लेकिन विद इन अ वीक न्यू डेट आ जाएगी वेबसाइट पे कि हम कब एग्जाम यूपीएससी का ले सकते हैं या दे सकते हैं बच्चे, ये सारी चीजें मिल जाएंगी उन्हें। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ये एग्जाम होना है, ये एग्जाम नए में होगा। नहीं। कई जगह पे ऐसा भी चल रहा है कि इस बार एग्जाम यूपीएस डबल का होगा ही नहीं, तो मतलब ऐसा नहीं है, नहीं नहीं एग्जाम होगा, जरूर होगा। एग्जाम जी, होगा, एग्जाम तो होना चाहिए, बस डेट बहुत जल्दी आ जाएंगी, जून में पॉसिबल है एग्जाम ये। क्योंकि बच्चों का सवाल ये था कि यूपीएस डबल के माध्यम से कुछ बच्चों को, छात्रों को स्कॉलरशिप भी मिल जाता था, तो उनका सवाल ये था कि हाँ अगर एग्जाम नहीं होगा तो मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं आपसे इस पे बिल्कुल। क्लेरिफिकेशन चाह रहा आपको था। जी आपको पता है कि 2018 में सरकार ने एक रूल लाए थे, यूपी गवर्नमेंट ने, जी कि जो जी बच्चा एससी एसटी का होगा, अगर मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन लेता है तो जी उसको कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। लेकिन जी अगर थ्रू काउंसलिंग वो एडमिशन लेता है, वो स्कॉलरशिप पाएगा। तब से जी मैक्सिमम बच्चे स्कॉलरशिप काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन लेते हैं और कॉलेज में आते हैं। अब की बार जो कि एग्जाम अगर नहीं हुआ तो वाकई में बहुत टफ हो जाएगा बच्चों के लिए, इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए एग्जाम तो लेना है हमें, एग्जाम लेना है। ताकि बच्चों को उसका हक मिल सके, बिल्कुल बिल्कुल स्कॉलरशिप के बिल्कुल। थ्रू वो पढ़ सके। तो ये एग्जाम होगा, ये बच्चों के मन में जो ये आई है बात, ये बिल्कुल गलत है। वो बेफिक्र है, एग्जाम होंगे और उनका एडमिशन होगा और स्कॉलरशिप बेस पे वो पढ़ेंगे, वो बिल्कुल फ्रेश रहे। हाँ, रही बात एडमिशन की, कि जी काउंसलिंग और उसके अलावा मैनेजमेंट कोटे से जो एडमिशन होते हैं, जी आपको पता है हर कॉलेजों ने प्रमोशन स्टार्ट कर दिया है, ऑफलाइन तो कहीं हो नहीं सकता, लेकिन ऑनलाइन जी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है सारे कॉलेजों ने। ऑनलाइन और कॉल्स पे जो भी है बच्चे एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है और वो सेटिस्फाइड है पहले, और कॉलेज से सेटिस्फाइड है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन मेल कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स सारे कॉलेजों को वेबसाइट पे या जो भी पोर्टल बनाई गई उस पे, और पैसे भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट ट्रांसफर करना है। लेकिन जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है उनके लिए टफ है कि बिना जाने, जी, बिना विजिट के लैब कैसा है, फैकल्टीज कैसी है, कॉलेज कैसा है, वो कैसे पैसे डाल दें या डॉक्यूमेंट्स दे दें। तो मतलब उनके फिजिकली जो है लिए, विजिट करते हैं। जी हाँ, तो उनके लिए भी एक समाधान निकाला गया, जो बच्चे इंटरेस्टेड है तो हर कॉलेज ने वीडियो कॉल पे एक काउंसलिंग सेशन रखा है कि जो बच्चा चाहे एक आईडी दे दिया है, उस आईडी को ज्वाइन करे और वीडियो कॉल पे कॉलेज देख ले, विजिट कर ले, सारी चीजें डिटेल्स देख ले। अगर वो सेटिस्फाइड होता है तो डॉक्यूमेंट्स अपना स्कैन मेल करे, रजिस्ट्रेशन अमाउंट ट्रांसफर करे कॉलेज अकाउंट में, वो एडमिशन प्रोविजनली हो जाएगा। लेकिन सब अगर जो बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है, जी 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 बताएं। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो बच्चे को टाइम दिया जाता है, सारी क्वेरी कॉल पे ही पूरी की जाती है। उसके अलावा उसे बोला जाता है जैसे लॉकडाउन ओपन हो आप आइए विजिट करिए। तो ऐसा नहीं है, प्रोसेस ऑन द वे है, और बहुत जल्दी आप भी दुआ करिए, मैं भी दुआ कर रहा हूं कि जल्दी ही इस कोविड-19 से हम छुटकारा पाए और सारी चीजें स्मूथ हो। सफदर जी, एक भागलपुर से छात्र हैं मनीष,
उनका ये जी। सवाल आया है हमारे पास कि उनका बिहार बोर्ड में जो है वो 59% मार्क्स आया है और वो बी फार्मा करना चाहते हैं, तो आप उनका मार्गदर्शन करें। हाँ हाँ, बी फार्मा 59। तो आपको बताएं, बी फार्मेसी के लिए जो इसका पीसीआई का रूल है 50% का है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% का। लेकिन जी आपको एके2 की रूल बता दो 45% है, तो ये बच्चा एलिजिबल है। अगर एके2 में लेना चाहता है कहीं भी या किसी भी कॉलेज में, तो एलिजिबल है, एडमिशन हो जाएगा। तो एडमिशन के लिए अप्रोच कैसे करेंगे, कैसे कॉलेज जाएंगे, क्या किसी एंट्रेंस के लिए या ये तो कॉलेज में डायरेक्ट अप्रोच करना होगा? कॉलेज में ये है कि बच्चा 55 एबव है तो मैक्सिमम कॉलेजेस फिलहाल एडमिशन अप्रोच डायरेक्ट करने पे लेती है, एडमिशन ले रही है। अच्छा, डायरेक्ट एडमिशन हो रही है, ठीक है। तो अब पहले तो इंक्वायरी करें कॉलेज में, फिर वहां से कोई रिप्रेजेंटेटिव कॉल करेगा कॉलेज से, जो भी उनको अच्छा लगता है उनसे वो जी क्वेश्चन जी। करें, क्या होता है, सारी चीजें मांगे, उसको सर्च करें, पीसीआई पे देखे कॉलेज है कि नहीं है, सारी एप्लीकेशन देखें, उसके बाद एडमिशन ले ले, बिना टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। एक विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका सवाल है बीटेक में एडमिशन के लिए कितना मेरिट चाहिए बोर्ड में, तो ये शायद ये कहाँ पूछना के चाह रहे लिए, हैं। कहाँ के लिए होना चाहिए? कहाँ के लिए जो आप विशाल आप कमेंट कर रहे हैं तो आप ये भी पूछें इसमें मेंशन कर दें आप। मैं लेकिन उससे पहले लेकिन एक दूसरा सवाल ले लूं। एक गोरखपुर से हमारे पास एक सवाल आया है उनका सवाल ये था कि सर हमें एमबीए और पीजीडीएम में आप अंतर बताइए और कौन बेहतर है, ये हमें आप सजेस्ट करिए। देखिए, पीजीडीएम कोर्स जो होता है पोस्ट ग्रेजुएट, जी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है पीजीडीएम, और एमबीए मास्टर कोर्स है। दोनों में फर्क ये है कि एमबीए के बाद आप एलिजिबल हो पीएचडी करने के लिए, लेकिन आफ्टर पीजीडीएम आप पीएचडी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मास्टर कोर्स करनी पड़ेगी। अच्छा, तो तो आप पीजीडीएम डिफरेंस करते हैं है, तो पीजीडीएम कर पाएंगे? क्योंकि वो डिप्लोमा कोर्स है, मास्टर कोर्स नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। वो डिप्लोमा जी जी कोर्स है, और एमबीए जो है मास्टर है, मास्टर कोर्स है। जी जी तो जी जी। मेन फर्क यही है, बाकी आप दोनों कोर्सेज करके सेम फील्ड में जा सकते हैं। ओके तो आपके हिसाब से आप शिवानी को कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या बेहतर क्या होगा, या खुद अब वो डिसाइड करें? देखिए, पहले तो एक इंटरेस्ट होता है बच्चों का। हम काउंसलिंग जो जी करते हैं शायद अपनी सोच के अकॉर्डिंग करते हैं, आपको भी पता है, आप भी जी इस जी फील्ड में जी बहुत पुराने हैं, सारी चीजें देख रहे हैं। जब हम किसी जी को कोई क्वेश्चन करते हैं या फिर जवाब देते हैं, तो अपनी सोच के अकॉर्डिंग देते हैं, जो सिचुएशन के जी अकॉर्डिंग हमारी जो सोच है। लेकिन बच्चे की अपनी चॉइस क्या है, ये पहले जी जी डिपेंड करता है। पहले तो माइंड मेकअप करे कि फ्यूचर में क्या करना है। जी जी दूसरी बात करते हैं तो क्या और चाहते हैं अपनी जिंदगी में चेंज लाना। जी जी में कोई सैलरी पे फैकल्टी है, बच्चों को पढ़ा रहा है जी बीटेक में कोई, जी क्या वो जी पढ़ाएगा बोर्ड पे, लेकिन माइंड में उसकी एक बात होगी कि मैं इस जी जॉब पे हूं, कब मुझे ग्रोथ मिले कि मैं जाऊं। तो क्या वो 100% एफिशिएंसी अपनी लगा रहा है बच्चों के लिए? नहीं लगा रहा है। नहीं लगा रहा। वही अगर 45 या 50,000 पे कोई फैकल्टी है, तो सेटिस्फाइड तो है सैलरी से। जब सैलरी से सेटिस्फाइड है, तो एफिशिएंसी पूरी लगाएगा अपनी बच्चों के करियर बनाने पे। तो कहीं ना कहीं अगर कम फी लेंगे, तो उतनी हाई लेवल के फैकल्टी को तो मैनेज कर नहीं पाएंगे कि उन्हें रखें, इतनी सैलरी दें। तो बच्चों को ये समझना होगा कि फी तो लगती है, लेकिन 4 साल बाद हमारा करियर बन के आता है। लेकिन फी कम लगने के बाद 4 साल बाद हम डिग्री लेके घूमते हैं, वो गलत है। क्योंकि 4 साल की वसूली, देखो पैसे की वसूली ऊपर वाले अल्लाह भगवान करा सकते हैं, क्या पता एक झटके में आपको दे दे, बट वक्त जो गुजर गया उसकी वसूली नहीं होती है। ये बच्चों को समझना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त जो गुजर एक गया वो कहावत है इंडिया में बहुत, कि जितना घी डालेंगे उतनी क्वालिटी जी बेहतर होगी। जी तो जो अमाउंट लगता है तो क्वालिटी आपको मिलती है, एक्सपीरियंस टीचर मिलते हैं, बेटर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, बेटर आपको लैब मिलता है, लैब की कॉस्ट आपको पता है, आप तो इससे हर जी तरह से वाकिफ, आपने R&D की है लैब्स पे, जी 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 फैकल्टीज बिल्कुल पे, क्या बिल्कुल 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 तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले 2 सालों बाद आप देखिए, आप बच्चे मैक्सिमम मूवमेंट होगा ग्रेटर नोएडा में, क्राउड बहुत ज्यादा होगी। मतलब आने वाले समय में जो पुराने तरीके से देखने को जो माहौल मिलता था, वैसा माहौल आने वाले 2 सालों में मिलेगा, दोबारा हमें देखने को मिलेगा। मिलेगा, बिल्कुल। सफदर जी,
हमारे साथ जो है वो संजीव त्यागी जो है, उनका एक सवाल आया है। आप अगर उनको अगर थोड़ा सजेस्ट कर पाए या बता पाए। वो फॉरेन स्टडी के लिए जाना चाहते हैं और शायद किसी कॉलेज में उनका जो है प्रोसेस भी हो रखा था, इसी साल जनवरी में ही हो गया था, लेकिन कोविड-19 के वजह से वो अब नहीं जा पा रहे हैं। तो उसके लिए कैसा संभावना है उनका कि अब कब तक उनको जाने का मौका मिलेगा, या उनके जैसा, अब इसी से जुड़ा सवाल है, उनके जैसा और भी कोई छात्र जो है वो जाना चाहते हैं बाहर विदेश पढ़ने के लिए, तो उनके लिए क्या संभावना है, अब क्या प्रक्रिया रह गया है? देखिए, अभी जो विदेश जाना चाहते हैं तो नवंबर तक मान के चलिए कि विदेश अपने बच्चे नहीं जाएंगे, ये फिक्स है, क्योंकि रिस्क है। आपको ही पता है कोविड-19 जो हमारे इंडिया में आया है, बाहरी देशों से ही आया, विदेशों से ही आया है। तो इम्पैक्ट कोविड-19 का इंडिया में है, इससे बहुत ही ज्यादा विदेशों में है। हम बहुत लकी हैं, या हमारी सरकार को कह लीजिए कि बहुत अच्छे से कंट्रोल किए, जो हम इतने हाई वॉल्यूम में हमारी आबादी होते हुए भी हम इतने कम केसेस हमारे यहाँ है, बहुत कंट्रोल है। अब बहुत लोग क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि टेस्ट कम हो रहा है, तो एक बात उनके लिए बता दूं, टेस्ट कम हो रहा है सही है, लेकिन अगर पेशेंट होते तो मरते भी। आपको पता 14 डेज बाद मरने की जो आशंका है वो 90% ज्यादा हो जाती है, और केसेस होते हैं तो मौत की आबादी भी बढ़ती है। तो वो चीजें नहीं है, हमारे यहाँ बहुत कंट्रोल है। तो विदेश में हम, हमारे कंट्री, हमारे पीएम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे नवंबर तक मूव करें। आफ्टर नवंबर सिनेरियो देखेंगे कि क्या है विदेशों का, फिर हम सोचेंगे। तो नवंबर तक मान के फिलहाल बिल्कुल नहीं, कोई संभावना नहीं है। सफदर जी, अंत में आखिरी में 2 सवाल मेरा आपसे होगा। जी जी जी, बच्चों से आखिरी 2 सवाल। हाँ, आखिरी में मेरा सवाल यही है आपसे। आखिरी में जो मेरा 2 सवाल है आपसे, वो एक तो आप हमें ये बताएं कि आज की इस कोविड-19 के दौरान जो संकट उत्पन्न हुआ, तो छात्रों में लेकर, और जो छात्र अभी 12th पास किए, तो उनमें एक नई आकांक्षा, एक नई आशा होती है कॉलेज जाने की, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? कोविड-19 आया है, ये अनएक्सपेक्टेड महामारी है, सब कोई जानता है। मुझे नहीं लगता है कि 200, 400, 500 सालों में ऐसी महामारी पूरी दुनिया में कभी आई होगी। मुझे ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है सबके लिए। तो कोई नहीं, आपको ही पता है कि जिंदगी एक साइकिल है, कभी दुख कभी सुख आते रहते हैं, लेकिन वही कोविड-19 आया तो जाना भी है। आपको पता है, एक चीज याद है, कोई चीज शुरू होते है तो एंड भी है, वो खत्म होना है। आज है, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीना, मुझे जहां तक उम्मीद है 15 जून के बाद हम नॉर्मल हो जाएंगे अपने कंट्री में। औरों की तो नहीं बात करता, जो एफर्ट हमारे कंट्री में है, जो लग रहा है, 15 जून के बाद नॉर्मल हो जाएंगे। और बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल बिंदास रहना है, पढ़ाई करें, तैयारी करें, अपने आप को लायक रखें कि अगर पढ़ाई शुरू हो तो उसमें कोई परेशानी ना आए। ये नहीं कि घर पे बैठ गए, कोविड-19 खत्म होगा तभी पढ़ाई शुरू करेंगे। कोविड-19 ने ये नहीं कहा कि पढ़ाई बंद कर दो, घर पे है, अच्छा मौका है, और ज्यादा मोर स्टडी करें और सर्च करें, समझें और बिंदास रहें। उनकी शुरुआत होगी और वो पढ़ाई करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये सेशन बेकार नहीं जाएगा, ये सेशन रहेगा, और इनके लिए मेरी शुभकामनाएं बिल्कुल साथ है उनके। तो जो 12th छात्र दिए हैं वो परेशान ना हो। और अंत में जो है आखिरी सवाल जो है सफदर जी, हम लोग कोविड-19 और लॉकडाउन के बारे में करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन 3 मई के बाद जो है देश में पूरा जो लॉकडाउन है, अब कह नहीं सकते कि आगे भी क्या एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, वो अब हमें 1-2 दिन में पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन अब आखिरी में आपका कोई संदेश, कोई अपील आम लोगों से कोविड-19 से जुड़ा हुआ? बस एक ही अपील करूंगा आम जनता से कि जैसे सबने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री लाइव मन की बात की उन्होंने, कि क्या आशंकाएं हैं उनके मन में, क्या चाहते हैं कि देश की हर पीएम, देखिए घर का हर गार्जियन चाहता है कि उसका घर अच्छा रहे, सुखी रहे, तो भी वो सुखी रहेगा या सही करेगा। तो प्रधानमंत्री ने इतने बड़े संदेश दिए हैं, मैं चाहूंगा उस पर लोग अमल करें और ये सोचे, देश नहीं, मैं कहता हूं देश के बारे में सोच तो अच्छे, लेकिन पहले तो अपना सोच लो। ये प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए नहीं बोला है, मैं सेफ हूं, मैं घर पे रहूंगा, मैं बचूंगा, मैं सेफ रहूंगा, मेरा परिवार सेफ रहेगा।
आप घर में रहेंगे, आप सेफ रहेंगे, आपका परिवार सेफ रहेगा। वैसे ही लोग एक एक इंडिविजुअल ये सोच ले कि अगर हम घर में हैं तो हम सेफ रहेंगे। वो घर पे रहे, जो जरूरत की चीजें हैं उसके लिए एक बार जाए, 2-4 दिन पे लेके आ जाए, और घर पे ही मैक्सिमम रहे। जितना दिन हम घर पे रहेंगे अपनी जिंदगी बचा लेंगे। एक बार जिंदगी बचा ली, फिर आपको बाजार मार्केट देखना है, दुनिया देखनी है, जो कमेंट करना है पॉलिटिकल या ऐसे जो करना है करिए। और दूसरी बात, लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मतभेद हमारा अलग है, वो हमारा संविधान हमें अलाउ करता है, लेकिन मनभेद हमारा संविधान, हमारा देश, हमारी संस्कृति कभी अलाउ नहीं करती है। स्टे होम, सेफ रहिए, स्टे होम रहिए, और मनभेद मत रखिए। मतभेद रखिए, ठीक है, वो आपकी अपनी राइट्स हैं, लेकिन मनभेद मत रखिए। और खुशी खुशी, क्योंकि ये जो आई है आपदा, ये हमें एक संदेश देने आई है कि कोई जाति, कोई धर्म, कोई आदमी महान नहीं है, कोई पैसा वाला बिल्कुल नहीं, हर कोई इक्वल है। सिर्फ एक ही दुनिया में एक ही जाति है, वो इंसानियत की, उस पे लोग कायम रहे, इंसानियत को। बस यही मेरी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हम भी इसी अपील को दोहराते हैं, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मनभेद मत रखिए, आप जो है सुरक्षित रहें। आपने हमारे साथ बातचीत करने के लिए समय दिया, आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए सफदर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने दर्शकों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि आप इस लाइव चैट की रिकॉर्डिंग जो है वो हमारे फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे भी आपको कुछ ही घंटों बाद जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और फिर से अगले दिन हम जो है अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोगों से आपके साथ लाइव आते रहेंगे। सफदर जी एक और फिर से थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे, बहुत रिपोर्टेड चैनल में। चाहूंगा कि आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहें, जिस स्पीड से आप जा रहे हैं, और कामयाब रहे, हमें याद रखें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने मुझे ये मौका दिया। आई एम सो ग्लेड और सो लकी। थैंक यू।